हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मॉक टॉक पर। ये चैनल जाना जाता है अपने बेहतरीन पीवाईज क्यूज़ के लिए और मॉक्स के लिए। आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 में जो क्लास 6 to 8 के लिए सोशल साइंस का पेपर हुआ था, उसके अंदर हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ऑप्शंस 98 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 9 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर याद कर लीजिए है बी, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है बताइए, वो है कीबीथू, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तथा दक्षिण में जो सबसे दक्षिणी अक्षांश पर है वो कौन सा है, वो जगह है आप सबको पता है कन्याकुमारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर्स है। भारत की मानक मध्य आय रेखा 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट है, डी या फिर ई। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हैं। भारत का क्षेत्रफल 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स है, साथ ही इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर्स है। सी जो है वो गलत है, क्योंकि भारत की मानक मध्याय रेखा जो है वो 82 डिग्री तथा 30 मिनट ईस्ट है, ना कि 45 मिनट है। ये देखिए, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखिए, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 3,214 किलोमीटर्स और 2,933 किलोमीटर्स, 3,250 किलोमीटर्स या फिर 2,950 किलोमीटर्स, 2,933 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, और ये तीनों ही प्रश्न अगर आप ध्यान देंगे तो जियोग्राफी के पहले और दूसरे चैप्टर से हैं, 11वीं क्लास के, और छोटी क्लासेस में भी है, लेकिन एक ही जगह सिमट के जो मिला है ना अच्छे से कंटेंट, वो 11वीं क्लास की जियोग्राफी में मिला है। अगला प्रश्न देखिए, मालाबार तट से तट संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है तथा मालाबार तट का अधिकांश भाग केवल केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। ए गलत है, क्योंकि जो भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी नहीं है, वहाँ छोटे पर है पहाड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, डी या फिर ई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी, तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि है छठा। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन, कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि
तीनों संदर्भ में ही ये प्रयुक्त होते हैं। सिंधु और सतलज के बीच के भाग को परंपरागत रूप से पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत आसान है, बातों बातों में ही हम लोग खेलते रहते हैं ऐसे प्रश्न करके। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? बहुत आसान, ऑप्शन माजुली, महरौली, देवलीपुर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, माजुली। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि ये विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, विश्व का, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन सांभर, पुलिकट, चिल्का, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है क्या दोस्तों? सी यानी चिल्का। ठीक है, उड़ीसा में है। मेन पॉइंट याद रखना है कि ये उड़ीसा में है, और बस इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, वह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, डी या फिर ई। तो बहुत आसान है, इसका उत्तर है डी, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं सुंदरबन के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवनस सुंदरम स्थित है? ऑप्शन, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए यानी कावेरी नदी। अगला प्रश्न, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि ना इसमें ए और बी दोनों सही है। ये वाला, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, तथा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? आसान है, ऑप्शन असम, मेघालय, केरल, डी या फिर ई। अगर आपने टीआरई 1 पेपर दिया होता ना टीआरई 2 से पहले, तो आधे से ज़्यादा सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते। और ये हिंट है कि अगर आपको टीआरई 4 अच्छे से पास करना है तो टीआरई 1, 2 और 3 के सारे पेपर्स अच्छे से देख लीजिए। अगर आप 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 6 to 8 और 9, 10 का पेपर देखिए। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 11, 12 और 9, 10 का एग्ज़ाम देखिए। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस पे आइए, प्रश्न पे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन असम, मेघालय, केरल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी यानी मेघालय। पता था? ये विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्रदान करने वाला स्थान है, याद रखिएगा, है ना। प्रश्न यही है। अगला प्रश्न, भारत के 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? बहुत फेमस प्रश्न। देखिए ऑप्शन, ये है उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ठीक है, अगला, और इसमें पेड़ पौधे जो उगते हैं वो हैं बबूल और नागफनी का, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? ऑप्शन, यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की हो रही है।
और सी गलत है क्योंकि इनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, डी या फिर ई। तो इसका जो उत्तर होगा वो है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में जो ऑप्शंस दिए गए हैं नीलगिरी के, सुंदरबन या मन्नार की खाड़ी, ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रियो दी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी दोनों सही हैं, ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन मिट्टी, हवा, कृषि, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मिट्टी, हवा और कृषि जो है तीनों नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में गिने जाते हैं। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी, यानी चिपको आंदोलन। देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड चमोली में, जगह का नाम याद रखिएगा, चमोली में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सुंदरवन बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत गर्मी है अभी, इधर लाइट भी चली गई है। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा नाम याद रखना है, चिपको आंदोलन से संबंधित इनका नाम है। और इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? गौरा देवी का। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस देखिए, इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, डी या फिर ई। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो रहेगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या फ़ायदा इतना लंबा प्रश्न लिखने का जब आंसर इसमें था ही नहीं, है ना। चलिए, ये तीनों ही कथन जो हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के सकारात्मक उद्देश्य के सही रूप को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना का अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन मेघालय, केरल, तमिलनाडु, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? ये पूछा गया है एग्जैक्ट क्वेश्चन TRE 1 में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बेवर, पामाडाबी, मिल्पा, डी या फिर ई। इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ऑप्शन देखिए, मिल्पा मध्य अमेरिका, कोनुकू मेक्सिको, लदांग मध्य अफ्रीका, डी या फिर ई। तो इसका सही उत्तर है ए, मिल्पा, जो कि है मध्य अमेरिका का। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो कोनुकू जो है वो मेक्सिको का ना होके वेनेजुएला का है। ठीक है, और
लद्दाख जो है वो मध्य अफ्रीका का ना होके मलेशिया या फिर इंडोनेशिया में बोला जाता है। उसको, इस झूम खेती को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ी, बाबा बूदान पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, बाबा बूदान पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, लौह अयस्क, तांबा, चांदी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। ये तीनों ही अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं, यानी नॉन मेटालिक। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन उड़ीसा, बिहार, झारखंड, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी। कहीं भी ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर बिहार आता है तो 70% चांसेस है कि बिहार ही हो। तो अगर मजबूरी है कि अटेम्प्ट करना ही है और छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप लोग बिहार तुक्का लगा के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पुगा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही उत्तर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, लौह एवं उस इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा बी, इसे प्रकाश यानी लाइट उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और चेन्नई, सिलचर और पोरबंदर, दिसपुर और पोरबंदर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मिश्मी, बरैल और लुशाई क्या है? ऑप्शन, पहाड़ियाँ, जनजातियाँ, नदियाँ और पहाड़ियाँ, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, यानी पहाड़ियाँ। ठीक है, बता दूँ मैं कि मिश्मी हुआ, अबौर, लुशाई पूर्वोत्तर भारत यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और इनके नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर भी होते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही भारत की प्राचीनतम चट्टान हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है? ऑप्शन, 4300, 4400, 4500 मीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है डी, 4500 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पिन्नार नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन, नीलगिरी तमिलनाडु, सह्याद्री महाराष्ट्र, नंदी पहाड़ी कर्नाटका, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, नंदी पहाड़ी कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ऑप्शन, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ियों और पठारी प्रदेश के उत्तर में, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा ए, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न, पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है? ऑप्शन देखिए, औसत सागर तल से 1500 मीटर, औसत सागर तल से 1510 मीटर, औसत सागर तल से 1524 मीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, औसत सागर तल से 1500 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न,
उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख लीजिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। ऑप्शन पश्चिम बंगाल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है। ऑप्शन भारत में, नेपाल में, भूटान में, डी या फिर ई। अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, नाम से सोचते हैं महाभारत भारत में होगा, लेकिन इसका उत्तर है बी, नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिखा है क्या? भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, डॉक्टर आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन में भूगर्भीय संरचना पहली चीज़, दूसरी चीज़ भौतिक आकृति तथा जलवायु आदि अनेक घटकों को आधार माना था। तो चलिए, इसी के साथ हमारा जियोग्राफी का ये वीडियो समाप्त होता है। मेक श्योर कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, प्लस सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत दिनों से कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। चलिए, कल मिलते हैं, बाय।